सभी लोग चौंक गए और राघव की ओर देखने लगे, मानो उसके आने का सिर्फ एक ही कारण था। इमेमोरियल पाथ में चाहे करप्ट पाथ हो, राइटिस पाथ हो या फिर एंशिएंट रेसेस, सभी को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन जो पूरी तरह से नष्ट हुए थे वे थे ब्लडकिल हॉल के लोग। वे सब एक ही स्थान पर केंद्रित थे। जय के नीचे जितने भी विशेषज्ञ थे सब एक ही जगह इकट्ठा थे और एक प्रचंड वार में सभी मारे गए। उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। क्या ब्लडकिल हॉल ने अपने ही नियम तोड़ दिए हैं? क्या उन्होंने एक किंग को भेजा है राघव की हत्या करने? रितेश का चेहरा काला पड़ गया। ब्लडकिल हॉल घृणित संगठन था। पैसों के लिए वो किसी को भी मार डालते, यहां तक कि अपने मां बाप को भी। उनके पास नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन उनके एक नियम के बारे में सारी दुनिया जानती थी। वे कभी अपने से निम्न स्तर पर स्थित व्यक्ति की हत्या का काम स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन अब उनका एक किंग चोरी छिपे एक्सपेंशन दाव सेट तक घुस आया। अगर कहा जाए कि वह बस घूमने आया था तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। हाँ, राघव, बधाई हो। अब ब्लडकिल हॉल की नजर तुम पर है। तुम्हें मैं लंबी उम्र की शुभकामनाएं देता हूं। वरुण व्यंग्य से हंसा। फिर उसने अपना उड़नपोत निकाला और अपने बुरी तरह घायल डिसाइपल्स को लेकर रवाना हो गया। एंशिएंट रेसेस और एंशिएंट फैमिली अलायंस के किंग्स भी चले गए। उनकी भावनाएं भी वरुण जैसी ही थी। वे भी राघव की दुर्दशा पर भीतर से खुश थे, लेकिन उनके चेहरे पर छिपा हुआ था भय और आतंक। वो किंग लेवल हत्यारा निश्चित रूप से राघव को ही लक्ष्य बनाकर आया था, लेकिन उसे मार गिराया वाजिद ने। इतनी भयावह शक्ति ने सबको हिला कर रख दिया। कहा जाता था कि ब्लडकिल हॉल तलवार साधकों की हत्या का काम स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक संवेदना बहुत तीक्ष्ण होती है। हत्यारे उनके पास जा ही नहीं पाते। अब ये और सिद्ध हो गया कि स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स ही हत्यारों के लिए सर्वनाश है। और अब जब वाजिद जैसे महाशक्ति का साथ राघव को मिला था, कौन उसकी हिम्मत करता? भले ही वाजिद जा चुका था, लेकिन उसके छोड़े गए किंग लेवल हत्यारे के सिर ने ही सबको डरा दिया था। राघव खुद भी थोड़ा अचरज में था कि एक किंग लेवल हत्यारा आ गया, पर यह बात उसने पहले ही सोची थी। ब्लडकिल हॉल उसे यूं ही छोड़ने वाला नहीं। हालांकि यह हैरान करने वाली बात थी कि ब्लडकिल हॉल ने अपनी ही प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाते हुए खुद बनाए नियम तोड़ दिए। लेकिन थोड़ी देर की हैरानी के बाद राघव डरा नहीं। अब उसका चौथा सितारा पूरा हो चुका था। उसकी आध्यात्मिक संवेदना और प्रबल हो चुकी थी। ऊपर से चंद्रमोहन ने उसे स्प्लिट द हेवंस की डिवाइन रून्स भी सिखाई थी। उन्हें संजो लेने के बाद उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं थी। मात न भी दे पाए तो भाग निकलने का भरोसा उसे अवश्य था। सीनियर वाजिद चले गए, इतनी जल्दी में क्यों? राघव ने पूछा। ये तो पता नहीं। सीनियर ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। उसने सिर सौंपकर चुपचाप प्रस्थान कर दिया। उसके कार्य समझ से बाहर थे। लक्ष्मण, तुम्हारी हेवनली दाओ एनर्जी। राघव ने गौर से देखा तो पाया कि उसके शरीर से हेवनली दाओ की तरंगे गायब हो चुकी थी। लक्ष्मण ने कहा, सीनियर ने मेरी हेवनली दाओ एनर्जी मिटा दी। उन्होंने कहा कि यह अभी तो मददगार है, लेकिन भविष्य में मेरे लिए बाधा बनेगी। नुकसान अधिक है, लाभ कम। एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर के लिए केवल तलवार ही पर्याप्त है। यह सुनकर रितेश और कृष्णा हक्के बक्के रह गए। आखिर वाजिद में कैसी शक्ति थी जो किसी के शरीर से हेवनली दाओ एनर्जी को ऐसे मिटा दे कि व्यक्ति सेलेस्टियल से साधारण बन जाए और फिर भी अंदर कोई क्षति न पहुंचे? ये तो उनकी समझ से परे था। राघव को अचानक ज्ञान मिला, वाजिद सही थे। स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स की राह सबसे अलग होती है। वो लगभग अनजाने में लक्ष्मण को नुकसान पहुंचा देता। सौभाग्य से वाजिद ने गलती सुधार दी। लेकिन अब जब वाजिद और चंद्रमोहन दोनों जा चुके थे, राघव को कुछ निराशा और खिन्नता हुई। फीनिक्स क्राई से लेकर अब तक उसने हमेशा केवल खुद पर भरोसा किया था, पर इस बार जब यह मामला इतना बड़ा हो गया और जब इस तरह की शक्तियां साथ आई, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि संरक्षित होना कितना सुकून देता है। वो भीतर से अत्यंत आभारी था। सब लोग छन गए। तब राघव को प्रभा ने बुलाया। एक निजी कक्ष में लंबे समय तक झिझकने के बाद उसने कहा, राघव, क्या तुम्हारे पास सचमुच अब कोई यूएन स्पिरिट स्टोन्स नहीं बचे हैं?
लेकिन मैं उन्हें किसी को भी नहीं देने वाला, राघव ने सीधे कहा। उसे साफ पता था कि यह सवाल कृष्णा और रितेश के दबाव पर पूछा गया है, वरना प्रभा कभी न पूछती। फिर क्या तुमने ये सोचा है कि अगर उनमें से कुछ पत्थर अपने वरिष्ठों को भेंट कर दो तो बदले में तुम्हें और लाभ मिलेगा जब तुम हेड सेक्ट में प्रवेश करोगे तो? प्रभा ने कहा। राघव ने ठंडी हंसी से टाल दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारा ईस्टर्न वेस्टलैंड वाला एक्सपेंशन दाओ सेक्ट ही भीतर से सड़ चुका है। अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि हेड सेक्ट कैसा होगा। अगर मैं पत्थर दे दूंगा तो मुझे असली लाभ नहीं मिलेगा। इसके बजाय मैं रिश्वत के बल पर चढ़ाए गए व्यक्ति की तरह बन जाऊंगा, और ये मेरे लिए किसी मूल्य का नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ मेरे हाथ में ही रहे। भविष्य में अगर आवश्यकता होगी तो मैं खुद सौदे करूंगा। तो चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें कोई युवन स्पिरिट स्टोन्स नहीं दूंगा। दीदी, उन्हें सीधा कह दो, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। जब मैं शक्तिहीन था, मुझे मदद की जरूरत थी, तो क्या उन्होंने मदद दी? अब जब मेरे पास कुछ अच्छा आया है तो ये आकर उपदेश और नैतिकता की बातें कर रहे हैं। क्या वे मुझे मूर्ख समझते हैं? राघव ने तिरस्कार से कहा। अगर वह प्रभा की जरूरत होती तो राघव बिना हिचके उन्हें सब दे देता, लेकिन दूसरों के लिए कभी नहीं। प्रभा उसके स्वभाव को जानती थी, तो उसने जबरदस्ती जिद नहीं की। वो वहां से सीधे निकल गया। लेकिन एक दिन बाद फिर उसे संदेश मिला कि उसे प्रभा से मिलना है। जैसे ही वह महल के भीतर पहुंचा, सामने अचानक कृष्णा आ गया। उसका चेहरा बर्फ सा ठंडा था। कृष्णा के ठंडे चेहरे को देखकर राघव तुरंत समझ गया कि स्थिति क्या है। क्या इतनी जल्दी में हो? हल्के तरीके काम नहीं कर रहे तो अब कड़ा तरीका अपनाने का सोच रहे हो? मुझे धोखा देने के लिए खुद को सेक्ट मास्टर बनाकर पेश कर रहे हो? क्या तुम मुझसे पूछताछ करने वाले हो? राघव ने कहा। कृष्णा ने ठंडे अंदाज में कहा, राघव, तुम एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के एक शिष्य हो। तुम्हें वही एक्सपेंशन दाओ सेक्ट पाला है। अगर तुम एहसान चुकाना नहीं जानते तो तुम जानवरों से कैसे अलग हो? राघव ने ठहाका लगाया। इतना धर्मात्मा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी युवन स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। खैर, सच बताता हूं, मेरे पास कोई युवन स्पिरिट स्टोन्स नहीं है। तुम सोचते हो मैं इतना आसान हूं कि मुझे धोखा दिया जा सके? कृष्णा ने फुफकारते हुए कहा। तुम मानो या न मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो मेरा है वही मेरा है। नैतिकता का नाम लेकर मुझे दबाव में मत डालो। तुम कौन हो? अगर मैं एक्सपेंशन दाओ सेक्ट का कर्जदार हूं तो मैं वाजिद, सरोजनी और प्रभा का कर्जदार हूं। और तुम्हारा? तुम बस यहां कुछ लाभ लेने आए हो। अपनी मेरिट बढ़ाकर पदोन्नति पाने का प्लान है। बुरा नहीं, राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। राघव, मैं सिर्फ एक बार फिर पूछ रहा हूं, हम तुम्हारी युवन स्पिरिट स्टोन्स के लालची नहीं हैं। हम ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। अगर तुम अपनी युवन स्पिरिट स्टोन्स दे दो तो सेक्ट उन्हें तुम्हारे लिए सुरक्षित रखेगा। इस तरह तुम्हें अपनी खजानों की चोरी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कृष्णा ने कहा। धन्यवाद परवाह करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तुम बेकार की चिंता कर रहे हो। मेरे पास कोई खजाना नहीं है तो मेरी सुरक्षा की चिंता क्यों करें? राघव ने बेपरवाह कहा। कायर, तुम मरना चाहते हो। कृष्णा क्रोधित हुआ। तुम ही मरने वाले हो, बूढ़े कमीने। राघव ने तुरंत बदला लिया, क्योंकि वह जान चुका था कि यह आदमी अच्छा नहीं है। अभी वह यह नहीं दिखा सकता था कि उसके पास और भी युवन स्पिरिट स्टोन्स है। यह सिर्फ युवन स्पिरिट स्टोन्स की बात नहीं थी। डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर और 10,000 स्पिरिट ब्लड भी अमूल्य खजाने थे। ड्रैगन ब्लड लीजन की ताकत का प्रदर्शन जो इन खजानों पर निर्भर था, इन चालाक बूढ़ों ने देखा ही होगा। राघव के प्राइमल केओस स्पेस में इस समय सैकड़ों मिलियन युवन स्पिरिट स्टोन्स थे। यह सारे इमेमोरियल पाथ के मूल निवासियों द्वारा भेजे गए थे, लेकिन वह एक भी नहीं दे सकता था। युवन स्पिरिट स्टोन्स सिर्फ शुरुआत है। अगर वह एक देना शुरू कर देता तो उसकी मौत निश्चित थी। इसके बाद वे उसे डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर, 10,000 स्पिरिट ब्लड और शायद हेवनली दाओ फ्रूट्स देने के लिए मजबूर कर देते। इसलिए चाहे मर भी जाए, वो उन्हें नहीं दे सकता था। एक रियायत से पूरी स्थिति ढह जाती।
उसने प्रभा के साथ पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। वह उन्हें कुछ नहीं देगा। वो प्रभा पर भरोसा करता था क्योंकि वह निश्चित रूप से उसका रहस्य बचाएगी। सरोजनी की बात करने की जरूरत ही नहीं थी। राघव के बारे में उनसे कोई भी मूल्यवान जानकारी नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसे बस यह जताना था कि उसके पास कुछ नहीं है और कुछ देने से इनकार करना था। कायर, कृष्णा अचानक एक हथेली कहेगी। राघव ने अपना मुट्ठी आगे बढ़ाई। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर बुलाया। उसे एक किंग के खिलाफ पूरी ताकत लगानी पड़ी। खुद को ज्यादा मत समझो, कृष्णा ने तिरस्कार किया। राघव की मुट्ठी जब कृष्णा की हथेली से टकराई तो वहां भयानक विस्फोट होना चाहिए था। उनकी शक्ति महल को उड़ा देती और सारे एक्सपेंशन दाव सेट का ध्यान खींचती। फिर वह सुरक्षित होता। लेकिन राघव को हैरानी हुई कि ऐसा लगा जैसे मुट्ठी किसी कपड़े से टकराई हो। सिर्फ दबा हुआ आवाज हुई। उसकी शक्ति गायब हो गई और उसका हाथ फंस गया। एक भयानक ऊर्जा तुरंत उसे रोकने लगी। ऐसा लगा जैसे लाखों स्टील की छड़ें उसे कस रही हों और वो एक इंच भी हिल नहीं सकता। सच्चे किंग के सामने तुम सिर्फ एक चींटी हो। विरोध करना चाहते हो? सपने में देखो, क्योंकि तुम एहसान की कद्र नहीं करते। मैं खुद तुम्हारी यादों में जाऊंगा। कृष्णा ने अपनी उंगली राघव के माथे पर रखी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके माइंड सी में बह गई। राघव हैरान और क्रोधित हुआ। अगर ये कमीना उसकी यादों में जाएगा तो 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट, प्राइमल केओस बीड और ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल सब उजागर हो जाएंगे। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रक्षा के लिए घुमाया। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। टूट जाओ। कृष्णा ने फुफकारते हुए राघव के माइंडसी पर अपनी भयंकर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ छोड़ी। राघव के शरीर से रक्त निकलने लगा। कृष्णा की बर्बर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत थी। एक किंग की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के सामने वह टिक नहीं सकता था। कृष्णा, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही राघव की रक्षा पूरी तरह से टूटने वाली थी और उसकी यादें उजागर होने वाली थी, कमरे का दरवाजा फोड़ दिया गया। रितेश गुस्से में दौड़ता हुआ आया। सीनियर ब्रदर, यह राघव एहसान नहीं मान रहा। मैं उसे मजबूर कर रहा हूं कि वो हमें अपने रहस्य बताए। कृष्णा ने रितेश के आने की परवाह किए बिना अपनी सोल एनर्जी बढ़ाई। कृष्णा, अगर तुम रुके नहीं तो हमारे रिश्ते की परवाह मत करना। रितेश का चेहरा पीला था। उसने अपनी पीठ पर तलवार पकड़ रखी थी और उसकी फियर्स ऑरा कृष्णा पर कड़ी थी। सीनियर ब्रदर, तुम। तलवार की आवाज गुथने से निकली। रितेश का चेहरा सख्त था। कृष्णा के चेहरे पर अनिच्छा की झलक थी, लेकिन वह रितेश से बेहद डरा हुआ था। उसने राघव को छोड़ दिया। धड़ाम। कृष्णा ने जैसे ही राघव को छोड़ा, राघव का हाथ उसके चेहरे पर मार गया। कृष्णा ने उम्मीद नहीं की थी कि राघव उसे मार देगा और उसके चेहरे का आधा हिस्सा दब गया और कई पीले दांत जमीन पर बिखर गए। कृष्णा, तेरी मां की। राघव पूरी तरह से क्रोधित था। थप्पड़ मारते ही ब्लड रिंग कर उसके हाथ में आया। स्प्लिट द हेवंस 3। रितेश ने भी नहीं सोचा था कि राघव अचानक हमला करेगा और वो इतनी ताकतवर चाल चला रहा था। कृष्णा का शारीरिक शरीर शक्तिशाली नहीं था। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मों के प्रभाव से राघव के थप्पड़ ने उसका सिर लगभग फोड़ दिया। जब वह प्रतिक्रिया दे पाया, राघव की सेबर ऊर्जा उसके पास पहुंच चुकी थी। हाथ के इशारे बनाने का समय नहीं था और उसने केवल साधारण रक्षा की, अपने स्पिरिचुअल युवन को घुमाकर। यह किंग द्वारा बनाई गई जल्दी में हुई रक्षा थी, लेकिन राघव के हमले से कट गई। कृष्णा ने खून उगलते हुए पीछे गिरा और महल के एक स्तंभ से टकराया, जिससे पूरा महल ढह गया। धूल चारों ओर उड़ गई और एक्सपेंशन दाव सेट हिल गया। सभी डिसाइपल्स आश्चर्य में दौड़ पड़े, बस महल के ढहने का दृश्य देख पाए। हे भगवान, क्या वह किंग कृष्णा नहीं? जैसे ही महल ढह रहा था, एक आकृति बाहर उड़ी। उसके शरीर के सामने गहरा कट था। वो लगभग 2 हिस्सों में कट गया था। सभी हैरान थे। ऐसा कौन था जो एक किंग को गंभीर रूप से घायल कर सके? कृष्णा, तुम कमीने, मर जाओ। अचानक ढहते महल में विस्फोट हुआ। राघव कृष्णा की ओर दौड़ा। कृष्णा को मारो, उसे काट दो।
ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राघव को इतना क्रोधित देखकर वे सब कृष्णा पर टूट पड़े। प्रभा और सरोजनी भी आए, लेकिन वे खो गए थे, क्योंकि कृष्णा ने अभी उन्हें संदेश भेजा था कि वो उनसे कुछ बात करना चाहता है। वे पूरे समय धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन 1 घंटे बाद भी वो नहीं आया। जब उन्होंने राघव की औरा महल ढाते समय महसूस की, तो उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, और वे समय पर पहुंचे और इस दृश्य को देखा। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स कृष्णा पर टूट पड़े। सिद्धार्थ सबसे पहले आया। बारबेरियन ब्लड ब्रॉन्ज बॉडी का उपयोग कर वह बड़े हड्डी के क्लब से नीचे गिरा। भागो, कृष्णा ने राघव द्वारा घायल किए जाने पर गुस्सा किया। उस हमले में एक विशेष ऊर्जा थी, वरना उसकी रक्षा नहीं टूटती। सिद्धार्थ को आते देख उसने एक पंच मारा। सिद्धार्थ पीछे धकेल दिया गया और खून उगलने लगा। एक किंग की शक्ति सच में भयानक थी, लेकिन सिद्धार्थ भी बेहद शक्तिशाली था और कृष्णा को प्रतिशोध मिला। उसकी जुड़ी हुई चोट फिर से फट गई और खून उड़ गया। नेहा, अर्जुन, मनोज, शुभम, विनायक और लक्ष्मण के हमले भी आए। वे परवाह नहीं कर रहे थे कि क्या हो रहा है। जब तक कृष्णा राघव का दुश्मन था, वे मौत तक लड़ते। चींटिया, आप सब मर सकते हैं, कृष्णा ने गरजते हुए कहा। उसका शरीर चमकने लगा। येलो स्प्रिंग्स डिवार सोल्स। जैसे ही कृष्णा पलटवार करने वाला था, एक विशाल स्पिरिचुअल ब्लेड नीचे कट गई। कृष्णा को लगा जैसे अनगिनत सुइयां उसकी आत्मा में घुस गई हों। धड़ाम। मनोज और अन्य के हमले कृष्णा के शरीर पर गिरे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी हमले उसकी डिफेंसिव लाइट को नहीं तोड़ पा रही थी। इसी समय एक रक्तरंगी सेबर ने कृष्णा की गर्दन काट दी। खून हवा में फूटा और सिर अलग हुआ। सारे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के डिसाइपल्स लकड़ी की मूर्तियों जैसे थे। उन्होंने समझा भी नहीं कि क्या हुआ कि राघव ने एक किंग का सिर काट दिया। कृष्णा का सिर काटने के बाद उसने हाथ बढ़ाया और उस पर लाइटनिंग एरो छोड़ी, उसे पूरी तरह मारने के लिए। एक्सयूएन हेवन एंड अर्थ सी। रितेश ने अंततः कार्रवाई की। अनगिनत चेन्स हेवन और अर्थ में प्रकट हुई। सभी बंद गए, कृष्णा के बिना सर के शरीर सहित। कृष्णा का सिर किसी अज्ञात तरीके से उसकी गर्दन पर लौट आया और वह तुरंत ठीक हो गया। रितेश, मुझे छोड़ो, मैं इन सभी कमीनों को मार दूंगा, कृष्णा गर्जा। कृष्णा ने अभी अपना सिर जोड़ ही लिया था कि वह उग्र रूप से गर्जने लगा। उसकी शरीर से हत्या की तीव्र इच्छा बाहर निकल रही थी। एक महान किंग को सी एक्सपांशन के शिष्यों के समूह द्वारा घायल किया गया था और उसका सिर भी काट दिया गया था। यह एक असहनीय अपमान था। कृष्णा, शांत हो जाओ, रितेश चिल्लाया। चुप रहो, मैं कैसे शांत रहूं? मैं उस कमीने राघव को मार दूंगा। टूटो, कृष्णा ने उग्र रूप से गर्जा। उसकी अंदर की महान शक्ति अचानक फट पड़ी, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल उठे। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को नष्ट करना चाहते हो, रितेश चिल्लाया। कृष्णा अपनी कोर एनर्जी का उपयोग कर रहा था। एक किंग की कोर एनर्जी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को बर्बाद कर सकती थी। साले, चुप रहो, मुझे इन झंझट भरी चेन से अभी छोड़ो, नहीं तो मैं जो चाहूं करूंगा, कृष्णा ने गरजते हुए कहा। कृष्णा और रितेश दोनों हेड सेक्ट से थे, लेकिन दोनों अलग विभागों से थे। रितेश एल्डर्स हॉल का हिस्सा था, जबकि कृष्णा लॉ एनफोर्समेंट हॉल से था। आधिकारिक पदों की बात करें तो रितेश की स्थिति कृष्णा से एक स्तर ऊपर थी, लेकिन क्योंकि कृष्णा लॉ एनफोर्समेंट हॉल से आया था, उसकी स्थिति थोड़ी विशेष थी। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर्स में सभी को शिष्यों और एल्डर्स को दंडित करने की शक्ति थी। वहां एक असहनीय संस्कृति बन चुकी थी और उनकी दूसरों से बात करने की शैली घृणित थी, लेकिन उनकी विशेष शक्ति के कारण अन्य एल्डर्स को इसे सहना पड़ता था, जिससे उनकी घमंड और बढ़ जाता था। हालांकि ये मिशन रितेश द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, कृष्णा उसे ज्यादा सम्मान नहीं देता था। अपने क्रोध में वो अब और परवाह नहीं करता था। क्रोध और क्रोध को जन्म देता है। रितेश ने आखिरकार अपने आप को नियंत्रित करना बंद कर दिया। उसे मूल रूप से लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों से नफरत थी।
खासकर जब वे ऐसे व्यवहार करते थे। दबाव। रितेश का चेहरा काला था जब उसने नए हाथ के मुद्रास बनाए। राघव और अन्य को बांधने वाली चेन्स छूट गई और कृष्णा को बांध दिया गया। लड़ी हुई चेन एक के बाद एक तेजी से कृष्णा के चारों ओर घूमने लगी। वो पूरी तरह से एक गेंद में बंद हो गया। रितेश, तुम मुझे दबाने की हिम्मत करते हो। मैं इन चेन्स में बंद कर उसने अपनी शक्ति खो दी और वह अपनी किसी भी तकनीक को जारी नहीं कर सका। उसका उग्र गरज अचानक रुक गया क्योंकि चेन्स और भी तेजी से घूमने लगी। उसका सिर भी बंध गया और अंततः वह पूरी तरह चेन ककून में बदल गया। रितेश का चेहरा पीला पड़ गया। कृष्णा पूरी तरह अनुचित था। एक हाथ की लहर से कृष्णा की चेन की गेंद गायब हो गई। राघव, मेरे साथ आओ। राघव और अन्य ने क्या हो रहा था इसका जवाब देने का समय भी नहीं पाया कि रितेश ने हाथ बढ़ाया। राघव को विरोध करने का अवसर नहीं मिला और दोनों गायब हो गए। राघव हैरान था। यद्यपि दोनों किंग थे, रितेश कृष्णा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसके पास विरोध करने की सबसे छोटी क्षमता भी नहीं थी। उसने अंततः समझ लिया कि वह एक किंग से कितना दूर है। दोनों एक्सपेंशन दाओ सेक्ट से लाखों मील दूर एक पहाड़ पर प्रकट हुए। राघव नहीं जानता था कि उसे यहां लाने के लिए रितेश ने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया। ईस्टर्न वेस्टलैंड की ये यात्रा ठीक से नहीं हुई। रितेश ने आह भरी। सीनियर, राघव ने कुछ कहने का साहस नहीं पाया। रितेश ने हाथ हिलाया और कहा, यह मामला तुम्हारी गलती नहीं है और निश्चित रूप से इसे मेरी भी गलती नहीं माना जा सकता। उफ, मुझे अब वापस जाकर इस मिशन की रिपोर्ट करनी होगी। हालांकि जाने से पहले राघव, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। बहुत जिद करना तुम्हारे नुकसान को बढ़ा देगा। चाहे तुम मुझे एल्डर के रूप में देखो या बस एक पुराने सीनियर के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार तुम मेरे दाओ सेक्ट के शिष्य हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टेम्पर किसी आपदा को बुलाए। इस बार तुम्हारे पास समर्थक थे, लेकिन सौभाग्य हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। तुम हमेशा ऐसी क्षणिक चीजों पर निर्भर नहीं रह सकते। रितेश उसे अपने दिल से सलाह दे रहा था। वो उसके लिए दया महसूस करता था, लेकिन उसका टेम्पर भी सिरदर्द दे रहा था। राघव ने कड़वी मुस्कान दी। वह जानता था कि रितेश दयालु है, लेकिन और क्या विकल्प था। चाहे वो शांत और विनम्र हो या अत्यधिक अहंकारी, वो ऐसा लगता था कि उसके जीवन में निरंतर मुश्किलें होंगी। चूंकि परिणाम किसी भी तरह समान थे, तो क्यों न जैसा वह चाहे वैसा किया जाए। हमेशा झुकना और समझौता करना क्यों? यदि झुकने से सुरक्षा मिलती तो वो झुक जाता। आखिरकार उसके पास लोग थे जिनकी उसे परवाह थी। लेकिन झुकने से चीजें सुरक्षित नहीं होती। ये केवल चीजों को और बदतर बनाता और अधिक लोग सोचेंगे कि वह आसान है और उसे परेशान करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो फिर झुकना क्यों? सीनियर के सुनहरे शब्द याद रहेंगे। राघव ने हल्का झुककर कहा। राघव वास्तव में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एहसान चुकाना नहीं जानता। वह जानता था कि उसके लिए कौन अच्छा था। जहां तक तुम्हारे रहस्यों का सवाल है, मुझे उनकी कोई रुचि नहीं है और दाओ सेक्ट को भी नहीं। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, जब 5 अंगुलियां खेलती हैं, वे सभी एकजुट नहीं होती। एक्सुआंशन दाओ सेक्ट जैसे बड़े सेक्ट में कुछ लोग जो बुरे विचार रखते हैं, उनसे बचना मुश्किल होता है। इसलिए भविष्य में सावधान रहो। हमेशा कुछ सोच विचार छोड़ो, बजाय केवल क्रोध में अपना दिमाग खो देने के, रितेश ने कहा। हां, राघव केवल सिर हिला सका। 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट के चौथे तारे को पूरा करने के बाद उसकी इंद्रियां और अधिक तीव्र हो रही थी। वह दया या बुराई के भावों के प्रति बेहद संवेदनशील था। कोई उसे धोखा नहीं दे सकता था। इसलिए शुरुआत से ही राघव जानता था कि कृष्णा अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसके दिल में केवल लालच था और इसलिए वो उसके प्रति बिल्कुल भी शालीन नहीं था। ब्रांच सेक्ट्स के एलिट्स के हेड सेक्ट के डिसाइपल चयन के लिए इकट्ठा होने में अभी आधा साल बाकी है। एक बार पास हो जाने पर तुम हेड सेक्ट में प्रशिक्षण ले सकते हो। सेंट्रल प्लेन्स आकाशीय प्रतिभाओं के लिए सच्चा स्थान है। ईस्टर्न वेस्टलैंड के महत्व को तुम भविष्य में समझोगे। अच्छा, लोग उम्र बढ़ने पर अधिक बातें करते हैं,
मुझे इस मामले की रिपोर्ट करने हेड सेक्ट लौटना होगा। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए तो अपने सेक्ट मास्टर से पूछ सकते हो। रितेश की आकृति अचानक राघव की दृष्टि से गायब हो गई। राघव को यह भी नहीं पता था कि वह किस दिशा में गया। सेंट्रल प्लेन्स। राघव थोड़ा चिंतित और उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने बहुत पहले ही सुना था कि सेंट्रल प्लेन्स कल्टीवेशन के लिए एक पवित्र भूमि है। वहां प्रतिभाशाली लोग हर जगह थे, और चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, आप अनगिनत अन्य प्रतिभाओं में डूब जाएंगे। उसे यह भी पता था कि स्काईवुड डिवाइन पैलेस सेंट्रल प्लेन्स में स्थित है। दूसरे शब्दों में, केवल सेंट्रल प्लेन्स जाकर ही वह अमोदिता को फिर से देख सकता था। अमोदिता और फीनिक्स क्राई में उनके इंटरैक्शंस को सोचकर राघव के दिल में आग सी जल उठी, साथ ही थोड़ी उदासी भी। अमोदिता एक शांत लड़की थी जिसे लड़ाई पसंद नहीं थी। वह आसानी से संतुष्ट हो जाती थी, लेकिन राघव की रक्षा करने के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए, वो ईस्टर्न वेस्टलैंड छोड़कर बेहद दूर सेंट्रल प्लेन्स चली गई थी। ये सब उसके लिए ही किया था। फिर भी राघव बेचैन महसूस कर रहा था। उसकी उत्पत्ति एक रहस्य थी जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन बेस बढ़ रही थी, उसे केवल यह महसूस होता कि ये दुनिया उसके साथ और विशाल हो रही है। मार्शल पाथ की चोटी तक पहुंचने से पहले वह अपनी उत्पत्ति की जांच नहीं करेगा। ये वही था जो उस अज्ञात सर्वेंट ने गायब होने से पहले कहा था। उस समय राघव ने सोचा था कि वह सर्वेंट शायद जायंशन एक्सपर्ट होगा, लेकिन उस समय उसने दाओ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं समझा था। लेकिन अब वह जानता था केवल सेलेस्टियल्स ही इसे कर सकते हैं, और उन्हें कम से कम चौथा रैंक हासिल होना चाहिए। दाओ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पिरिट ब्लड की मदद चाहिए। उस सर्वेंट ने खुद को शून्यता में बदल दिया और उससे संबंधित सभी कर्मों को काट दिया। ये सब राघव की रक्षा के लिए। वो सिर हिलाकर उन अस्थिर विचारों को निकाल दिया। चाहे उसके दुश्मन कितने भी शक्तिशाली या भयानक क्यों न हो, इतने संदेह करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपना निर्णय ले लिया था। इसके अलावा एक बार वो सेंट्रल प्लेन्स पहुंच गया तो अकेला नहीं होगा। अमोदिता वहां थी, और उसने इमेमोरियल पाथ में दिशा की ऑरा भी महसूस की थी। उसे पूरा यकीन था कि वह भी सेंट्रल प्लेन्स जाएगी। हो सकता है कि वो पहले ही वहां पहुंच चुकी हो। इसके अलावा वो उस व्यक्ति को याद करता है जिसे हंसना और दिखावा करना पसंद था। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा इमेच्योर और बच्चे जैसा था। वो श्रेयस था। अपने दादा के अनुसार श्रेयस निश्चित रूप से अद्भुत व्यक्ति बनेगा अब जब वह सेलेस्टियल बन चुका है। उसे सेंट्रल प्लेन्स में उनके एंसेस्ट्रल लैंड जाना होगा ताकि वह इनहेरिटेंस प्राप्त कर सके। उस समय श्रेयस ने कहा था कि वह उड़ान भरेगा और महाद्वीप की चोटी तक पहुंचेगा। यह सोचकर राघव के दिल में गर्माहट फैल गई। उसके केवल दुश्मन ही नहीं थे, बल्कि दोस्त भी थे जिन पर वह भरोसा कर सकता था। राघव को अजीब लगा कि एक व्यक्ति जिसकी उसे उम्मीद थी, दिखाई नहीं दिया। मनीषा कहा थी करप्ट पाथ पर उनके हमले के समय वह नहीं आई थी, और जब करप्ट पाथ ने एक्सपेंशन दाओ सेक्ट पर हमला किया तब भी वह नहीं आई थी। क्या वह पहले ही ईस्टर्न वेस्टलैंड छोड़ चुकी थी, या वह संन्यास में थी? थोड़ी देर सोचने के बाद राघव ने फैसला किया कि वो उसकी चिंता नहीं करेगा। किसी भी स्थिति में उसका लक्ष्य वह था, बाकी लोग नहीं। डरने की कोई बात नहीं थी। एक और बात जो उसके दिल में थी वो थी ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल। उसे नहीं पता था कि ये कहां चला गया। अगर उसे मौका मिला तो वो इसे लेकर एक और एहसान बनवाएगा, फिर वो वास्तव में अजय हो जाएगा। राघव के विचार कुछ समय के लिए उथल पुथल में थे, क्योंकि उसने कई बातें सोच रखी थी। कुछ रोमांचक थी और कुछ तनावपूर्ण। सेंट्रल प्लेन्स उसका बड़ा मैदान होगा। राघव अचानक उन 4 मूर्खों को याद करता है जो इमेमोरियल पाथ में ट्रिब्यूलेशन से गुजरे थे। शायद वह उन्हें सेंट्रल प्लेन्स में मिल पाए। बकवास, सच में बहुत सारे मूर्ख हैं। मैं कैसे लौकी रहूं? क्या मुझे उन्हें मेरे ऊपर कदम मारने देना चाहिए? राघव ने जमीन पर थूका। इन मूर्खों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका था उनके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारना। केवल जब उनका चेहरा उनके पीछे के हिस्से के बराबर सूज जाए
तभी वे अपनी सीख याद करेंगे। हालांकि रितेश ने उसे दयालुता से सलाह दी थी, राघव का अपना अनुभव था। उसने फैसला किया कि वो अपनी शैली के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट लौट आया और प्रभा को बताया कि रितेश जा चुका है। प्रभा इस समय क्रोधित थी। कृष्णा के कार्यों से रितेश क्रोधित हो गया था और वो प्रभा को फिर से देखने का साहस नहीं कर पाया। हालांकि ये उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसे देखने में शर्मिंदगी हो रही थी। बिग सिस्टर, मुझे आपसे एक गंभीर सवाल पूछना है। राघव अचानक कुछ सोचता है। क्या हुआ? प्रभा थोड़ी हैरान थी। तुमने उन 3 पुराने भूतों को आखिरकार कैसे निपटाया? राघव ने पूछा। राघव जानता था कि उन तीनों किंग्स ने कुछ न मिलने के बाद आसानी से नहीं चले गए थे। वह जानना चाहता था कि रितेश ने उन्हें क्या दिया जिससे वे चले गए। मामला पहले ही निपट गया है, इसलिए इसे फिर से मत उठाओ। जब तक तुम सुरक्षित हो, सब ठीक है। धन का उपयोग अगर किसी आपदा को टालने में होता है तो वो धन व्यर्थ नहीं गया। प्रभा राघव की आंखों में देखकर नहीं बोल सकी। मुझे पता था कि वे तुम्हें कठोर चोट देंगे। उन्होंने कितनी चीजें ले ली। राघव प्रभा को घूरते हुए बेमुद्रा रह गया। लगभग सब कुछ। प्रभा का चेहरा बेहद अस्वाभाविक था। सब कुछ? इसका क्या मतलब है? भंडार में सब कुछ। फॉर्मेशन को मजबूत करने के लिए उपयोग किए गए सभी यूएन स्पिरिट स्टोन्स। क्या? राघव की आंखें लगभग बाहर निकल गई। यह बहुत ही क्रूर था। राघव, धन खोने पर कमाया जा सकता है। क्या तुम जानते हो कि इस बार तुमने कितनी बड़ी आपदा को आमंत्रित किया था? अपने जीवन को बचाने के लिए यह धन खर्च करना अद्भुत है, प्रभा ने कहा। उसके अनुसार जब तक यह धन राघव की सुरक्षा के लिए खर्च किया गया तो एक संपत्ति खोना ठीक था। इसके अलावा यह मामला उनके नियंत्रण में नहीं था। यह सब रितेश द्वारा बातचीत कर निपटाया गया था। उसके अनुसार यह परिणाम अत्यंत संतोषजनक था। काश मुझे पहले पता होता तो मैं अर्जुन को पूरी तरह से उन शिष्यों को निष्क्रिय करवा देता, राघव ने घृणा से कहा। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को समृद्ध बनाने के लिए उसने अपनी दोनों महान युद्ध की लूट प्रभा को दे दी थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन तीनों ने सब ले लिया। राघव का दिल दर्द से भर गया। यद्यपि वह कंजूस नहीं था, लेकिन उसकी युद्ध की लूट किसी को भी नहीं दी जा सकती थी, खासकर उसके दुश्मनों को। यही चीज उसे क्रोधित कर रही थी। ठीक है, तो तुम्हारी जेब अब पूरी तरह खाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इमारत को पुनर्निर्माण नहीं कर रहे, भले ही ये इस हालत में हो। राघव बेमुद्रा रह गया। तुम सड़े हुए कमीने, मेरे पास पैसा नहीं और तुमने महल नष्ट कर दिया। क्या तुम मुझे इतना गरीब बनाना चाहते हो कि मुझे बाहर रहना पड़े? प्रभा ने क्रोध में कहा। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का प्रतिनिधि चिन्ह भी नष्ट हो चुका था और उसके पास इसे ठीक करने के लिए कोई पैसा नहीं था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और महल बनाऊंगा, इससे भी बड़ा और भव्य। ये एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को पहले से 10 गुना अधिक अद्भुत बना देगा। राघव मुस्कुराया। उसके इन शब्दों में पूर्ण आत्मविश्वास था। उसके पास खजाने की पहाड़ जैसी वस्तुएं थी और कुछ हथियार, औषधि गोलियां, कवच और गुप्त ग्रंथ भी थे जो उसके लिए बेकार थे। वो सोच रहा था कि उन चीजों का क्या करना है। बड़ी बातें कर रहे हो। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को पुनर्निर्मित करने के लिए समुद्र जितनी सामग्री और लोग चाहिए। मैंने अधिक धन के लिए आवेदन भेजा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पहला धन कब पहुंचेगा। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट शायद कई सालों तक खंडहर में रहेगा। प्रभा ने आह भरी। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में इतनी लंबी अवधि तक रहने के कारण यह जगह उसका घर था। किसी का घर तबाह हो जाए तो कोई भी ऐसा महसूस करेगा। दीदी, तुम्हारा स्पिरिट ब्लड भर दिया गया है और तुम मूल रूप से रैंक 3 सेलेस्टियल थी। तुम जल्द ही किंग बन सकती हो, फिर हेड सेक्ट में शामिल हो सकती हो। फिर यहां क्यों रहना? राघव ने पूछा। प्रभा ने सिर हिलाया। तुम नहीं समझते, मैं यहां बहुत लंबे समय से रही हूं। मेरा दिल यहां है। इसके अलावा मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूं। मेरे पास वो युवावस्था की ऊर्जा नहीं है और न ही निरंतर प्रगति करने की इच्छा है। मैं यहां मरने तक रहना पसंद करूंगी। क्या दीदी, तुम इतनी जवान और सुंदर लगती हो।
क्या तुम्हें याद है कि मैं शुरू में तुम्हें छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था और लगभग तुम्हें बहकाने की कोशिश की थी? राघव हंसा। क्या तुम्हें मेरे जैसे पुराने जीवाश्म में भी दिलचस्पी है? प्रभा हंसी। दीदी बूढ़ी नहीं है। कल्टीवेटर्स अनगिनत वर्षों तक जीवित रहते हैं। कोई व्यक्ति बूढ़ा है या नहीं, ये उसके दिल पर निर्भर करता है। राघव ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं और सरोजनी तुम्हारे साथ हेड सेक जाए। उस विचार को छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए अब चिंता नहीं करना चाहते। हमने दोनों इस पर चर्चा की है और हम शांतिपूर्वक यहां रहेंगे। हमारे 2 होने से 7 रहेगा। तुम्हारे साथ जाने के लिए हम कुछ और साल जीना चाहते हैं। हमें बख्श दो। प्रभा ने सिर हिलाया। असल में प्रभा ने उसे काटते हुए कहा, राघव, हम दोनों तुम्हें समझते हैं। हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हो, लेकिन तुम्हारी एक फैटल फ्लॉ है और हम तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहते। हम यहां बहुत सुरक्षित रहेंगे और यही तुम्हारी मदद है। जब तुम मार्शल पाथ की चोटी पर पहुंच जाओ, अगर तुम्हें हमारी याद रहे तो तुम वापस आ सकते हो। तब हम तुम्हारी प्रतिष्ठा से लाभ उठाएंगे और उसका आनंद लेंगे, लेकिन वो अभी नहीं है। प्रभा की आंखों में देखते हुए राघव समझ गया कि प्रभा और सरोजनी का निर्णय सबसे बुद्धिमानी भरा था, लेकिन वह उनसे अलग होना नहीं चाहता था। हालांकि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था। बात करते समय किसी ने रिपोर्ट दी कि कोई राघव से बात करना चाहता है। भाई वेद। बहुत समय हो गया। अपने निजी कमरे में राघव ने वेद शर्मा को, जो उसने लंबे समय से नहीं देखा था, जोर से गले लगाया। हाँ राघव, मुझे लगा था कि तुम मुझ पर शक करने लगोगे क्योंकि मुझे यहां आने में इतना समय लग गया। लगता है कि मैं बेकार में चिंतित था। वेद शर्मा हंसा। जैसे ही राघव एक्सपेंशन दाव सेक्ट लौट आया, उसने किसी को भेजा था कि वेद शर्मा को सूचित किया जाए कि उसके पास चर्चा के लिए कुछ काम है। लेकिन वेद शर्मा अभी आया। विश्वसनीय लोगों पर शक नहीं किया जाना चाहिए और संदिग्ध लोगों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि मैंने तुम्हारे भरोसे का चयन किया, मैं अंत तक तुम पर भरोसा करूंगा। बैठो, चाय पीते हैं। मेरे पास तुम्हारे साथ चर्चा के लिए कुछ बड़ा मामला है। राघव मुस्कुराया। दोनों बैठे। वेद शर्मा ने पहले बोलते हुए उत्साह से कहा, राघव, क्या तुम अनुमान लगाना चाहते हो कि मैं इन पिछले कुछ दिनों में कहा था? राघव हैरान था। तुम कहा थे? क्या यह हो सकता है कि तुम्हारा पदोन्नति हो गई? हाँ, मैं सेंट्रल प्लेन्स में था। केवल कुछ वर्षों में अपनी मेहनत से मैंने अन्य क्षेत्रों के डिसाइपल्स को हरा दिया और हुयू सेक्ट में असिस्टेंट गिल्ड लीडर बन गया। कुल 8 असिस्टेंट गिल्ड लीडर्स हैं, लेकिन मैं पूरे इतिहास में सबसे युवा हूं। वेद शर्मा उत्साह और गर्व से भर गया। यह पद निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण था। तो भाई वेद पहले सेंट्रल प्लेन्स पहुंच गए। यहां तुम्हारे लिए मैं जश्न मनाऊं। मेरे पास कुछ शराब है। राघव ने एक जार निकाला। नहीं, मेरे हुयू सेक्ट के डिसाइपल्स को शराब पीने की अनुमति नहीं है। हमें अपनी बुद्धि साफ रखनी होगी, वेद शर्मा ने कहा। राघव ने उसे मजबूर नहीं किया। चाय को शराब की तरह लेकर उन्होंने जश्न मनाया। राघव ने कहा, तुम्हारी पदोन्नति मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा काम है। वेद शर्मा हंसा। है, मुझे पता है। जब मैं लौट आया, किसी ने मुझे सारी घटनाएं बता दी। मुझे सब कुछ पता है और मुझे कहना होगा, तुम सच में खतरनाक हो। राघव, तुम तो जूली सीक्रेट रियल में पिछले समय से भी ज्यादा खतरनाक हो। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए किसी करप्ट वेपन से छुटकारा पाने में, या तुम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहते हो, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट? उसका आखिरी सवाल इस बारे में था कि उसे पैसे कितनी जल्दी चाहिए। अगर जल्दी थी तो वह तुरंत बेच सकता था, प्रॉफिट कम करके स्पीड बढ़ा सकता था। लेकिन अगर जल्दी नहीं थी तो वह इसे कई महीनों या सालों तक बेच सकता था। मुझे उन चीजों की परवाह करने का समय नहीं है। अगर तुम इच्छुक हो तो बस मुझे एक ऑल इंक्लूसिव डील दो, फिर तुम उन्हें धीरे धीरे अधिक व्यक्तिगत लाभ के लिए बेच सकते हो। राघव ने कहा। उसने वेद शर्मा को एक अंगूठी फेंकी। हालांकि वह पहले से तैयार था, फिर भी जब उसने स्पेशल रिंग के अंदर की चीजें देखी तो वह स्तब्ध रह गया।
अंदर सैकड़ों ट्रेजर आइटम्स थे और सभी औसत से ऊपर थे। विभिन्न मेडिसिनल पिल्स, सीक्रेट टॉम्स और स्पिरिचुअल आइटम्स भरे हुए थे। उनकी कीमत का अनुमान लगाने में ही कई दिन लग सकते थे। भाई राघव, तुम सच में मेरी लकी स्टार हो। मैं अभी अभी पदोन्नत हुआ हूं और तुम मुझे इतना बड़ा काम भेज रहे हो। वेद शर्मा ने उत्साह से कहा। यह केवल उसका एक हिस्सा है। मैं एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पर्याप्त धन चाहता हूं और मेरे पास कुछ और ट्रेजर्स भी हैं जिनका तुम मूल्यांकन करो और अनुमान बताओ। मैं अभी उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मुझे जानना है कि उनके लिए मार्केट प्लेस है या नहीं। साथ ही कुछ रेयर और स्ट्रेंज ट्रेजर्स के लिए मेरी मदद करो। राघव ने डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर की एक बूंद, 10,000 स्पिरिट ब्लड की एक बूंद और एक यूएन स्पिरिट स्टोन निकाली। वेद शर्मा की आंखें लगभग निकल आई। ये तीनों अनमोल ट्रेजर्स थे। इनमें से हर एक किसी बड़ी हलचल का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। धन्यवाद। वेद शर्मा ने राघव की ओर आभार से देखा। यह तथ्य कि उसने इन 3 चीजों को देखने के लिए सामने रखा, इसका मतलब था कि उसे राघव पर पूर्ण भरोसा था। अगर इन 3 चीजों की खबर फैलती तो अनगिनत हत्यारे उसके पीछे आते, लेकिन राघव ने उन्हें दिखाने में हिचकिचाया नहीं। ये तीनों पीक ट्रेजर है जिन्हें लोग कितनी भी दौलत क्यों न हो नहीं खरीद सकते। इसलिए मैं तुम्हें इनके लिए वास्तविक मूल्य नहीं दे सकता, लेकिन चूंकि तुम्हें जल्दी नहीं है, मैं लौटकर उनका सटीक अनुमान लगाऊंगा। मैं हाल की ऑक्शन न्यूज भी देखूंगा और देखूंगा कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं। जैसे ही तुम कहोगे, मैं लोग ढूंढ कर दिलाऊंगा और जिन पैसे की तुम्हें जल्दी जरूरत है उसके लिए मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स उधार देने का अधिकार है। अगर तुम एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को 10 गुना बढ़ाना भी चाहो तो यह पर्याप्त होना चाहिए। वेद शर्मा ने आत्मविश्वास से अपने सीने पर हाथ रखा। लोग हमेशा कहते थे कि अमीर लोग असर्टिव लगते हैं। अब वेद शर्मा का प्रभावशाली अंदाज और भी बढ़ रहा था। दोनों लंबे समय से सहयोग कर रहे थे, इसलिए कुछ ही वाक्यों में उन्होंने सब समझ लिया। वेद शर्मा उत्साह से भरा हुआ चला गया और राघव को भी अपने कंधों से एक बोझ हल्का महसूस हुआ। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वेद शर्मा की कार्यक्षमता आश्चर्यजनक थी। सिर्फ दूसरे ही दिन उसने उसे 3 करोड़ उच्च श्रेणी की आत्मा शिलाएं, हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भेज दी। ये 3 अरब मध्यम श्रेणी की आत्मा शिलाओं के बराबर था। यह स्पष्ट रूप से वेद शर्मा की स्थिति के स्तर को दर्शाता था। उच्च श्रेणी की आत्मा शिलाएं वे वस्तुएं थी जिन्हें केवल जायंशन से ऊपर के विशेषज्ञ ही अवशोषित कर सकते थे। हालांकि इनकी तुलना यूएन स्पिरिट स्टोन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी ये मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट पर दुर्लभ खजाना थी। इस धन के साथ प्रभा आखिरकार मुस्कुराई और पिछले कुछ दिनों की मायूसी हवा हो गई। उसने राघव की क्षमता की प्रशंसा की। इन 3 करोड़ उच्च श्रेणी की आत्मा शिलाओं ने तुरंत ही प्रभा को एक धनी और प्रभावशाली संप्रदाय प्रमुख बना दिया। उसने तुरंत ही लोगों को बुलाने का आदेश दिया। जो संप्रदाय भ्रष्ट मार्ग के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुए थे, वे दौड़ते हुए आ गए और बड़े संप्रदायों ने भी अपने लोग भेजे। एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के पुनर्निर्माण के लिए विशाल मात्रा में मानव बल के साथ साथ संसाधनों की आवश्यकता थी। 3 करोड़ शिलाएं भेजने के बाद वेद शर्मा ने विशाल मात्रा में सामग्री भी भेजी। इतनी सामग्री थी कि आधा एक्सपेंशन दाओ सेक्ट भर जाए। राघव को वेद शर्मा के प्रति गहरा सम्मान हुआ। उसने न केवल संसाधन भेजे बल्कि कुशल कारीगर भी भेजे। ये कारीगर ईस्टर्न वेस्टलैंड के सर्वोच्च स्तर के थे, इसलिए अब प्रभा को इस मामले की चिंता नहीं करनी पड़ी। जब प्रभा ने देखा कि राघव कितना धनी हो गया है तो उसने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। आखिर मुश्किलें भी उसी के कारण आई थी और राघव ने वादा किया था कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को उसके पुराने आकार से 10 गुना बड़ा पुनर्निर्माण करेगा। उस रात प्रभा और सरोजनी ने नए निर्माण की योजना और डिजाइन पर कार्य किया। कारीगरों से चर्चा कर उन्होंने शीघ्र ही अंतिम स्वरूप तय कर लिया। अगले ही दिन काम शुरू कर दिया गया, लेकिन जैसे ही निर्माण प्रारंभ हुआ, एक अनपेक्षित घटना घटी। असंख्य धर्म मार्ग, राइटियस पाथ के विशेषज्ञ वहां आने लगे। रिमोट हेवन गैंग का अंत होने के साथ ही ईस्टर्न वेस्टलैंड का पूरा धर्म मार्ग एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के अधीन हो गया।
चूंकि ये पुनर्निर्माण की स्थिति थी, ये समय उनके लिए प्रसन्न करने, सहयोग देने का सर्वोत्तम अवसर था। लाखों धर्म मार्ग विशेषज्ञों ने उनके लिए निःशुल्क कार्य किया। इससे निर्माण कार्य बहुत आसान हो गया। उनके पास धन था, सामग्री थी, कारीगर थे और श्रमिक थे। प्रभा और सरोजनी बड़ी उत्साह से निर्माण की रूपरेखा पर निगाहें जमा हुए लगातार दिशा निर्देश दे रही थी। यह मानो ऐसा था जैसे वे अपने युवाकाल में लौट आए हों और स्वयं के लिए नया घर बना रही हों। इस अवधि में उनकी हंसी तनिक भी नहीं थमी। दोनों को इतने जोश से कार्यरत देखकर राघव ने उन्हें परेशान नहीं किया। वह ड्रैगन ब्लड लीजन को लेकर एक निर्जन पर्वत पर गया और वहां गुफा बनाकर साधना शुरू की। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स अभी अभी सी एक्सपांशन अवस्था में उन्नत हुए थे। लगातार बड़े युद्धों के अनुभव के बाद उनकी आभाएं स्थिर हो चुकी थी। राघव ने सीधे यूएन स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करके एक गठन फॉर्मेशन स्थापित किया और इमेमोरियल ऑल्टर लैंप निकाली। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने उसे सिखाया था कि इसे कैसे प्रयोग किया जाए। यह कोई आक्रमणकारी हथियार नहीं था, बल्कि साधना में सहायक एक अमूल्य औजार था। इसमें प्राचीन युग के शीर्ष विशेषज्ञों का आशीर्वाद था। इसके भीतर की ज्योति स्वर्गीय नियमों, हेवनली दाउज को आकर्षित कर सकती थी और साधक के हृदय पर प्रकाश डाल सकती थी, जिससे वह पूर्ण ध्यानवस्थ में प्रवेश कर लेता और हेवनली दाउज के और भी समीप महसूस करता। सामान्यतः साधना करते समय पहले बिखरे हुए विचारों को निकालना पड़ता और मन को खाली करना पड़ता। उसके बाद हेवनली दाउज से जुड़ाव की कोशिश होती। यह अत्यंत कठिन था और प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिणाम अलग होता था। सी एक्सपांशन वह स्तर था जहां साधना की गति में सबसे बड़ा अंतर दिखता था। इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते साधक को पहले ही आकाश और पृथ्वी के नियमों को छूना होता था। इसीलिए यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण नींव रखती थी। यह सिर्फ सागर का विस्तार नहीं था, लेकिन इमेमोरियल ऑल्टर लैंप की ज्योति में सभी लोग गर्माहट और शांति महसूस कर रहे थे। यह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे अपनी माताओं के गर्भ में पल रहे भ्रूण हों। उनकी आत्मशक्ति, स्पिरिचुअल युवन स्वतः प्रवाहित हो रही थी। कुछ किए बिना ही दीपक उन्हें एक अद्भुत अवस्था में पहुंचा रहा था। राघव आश्चर्यचकित था यह देखकर कि सबके QICs धीरे धीरे उमड़ रहे थे। वे दूसरी बार विस्तार से गुजर रहे थे। बिना औषधि के ही वे दूसरी बार सागर का विस्तार कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने कहा था कि इमेमोरियल ऑल्टर लैंप अद्भुत है, लेकिन राघव ने पाया कि इस दीपक का उस पर और सिद्धार्थ पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। वो तो बस सो रहा था, चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए। सिद्धार्थ, क्यों न तुम खेलने चले जाओ? स्मरण रखना, चिन्हों, लैंडमार्क्स को याद रखना ताकि रास्ता न भूलो। वह राघव ने उसे उकताया देखकर कहा। कई लड़ाइयों के बाद सिद्धार्थ का राशन समाप्त हो चुका था। उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वो बाहर जाकर और जुटाए। हालांकि सिद्धार्थ ने वादा किया कि वह रास्ता नहीं भूलेगा, फिर भी राघव ने उसे एक विशेष तावीज दिया। उस तावीज के माध्यम से राघव उसकी स्थिति का अनुमानित आभास पा सकता था। यद्यपि सटीक स्थान नहीं बताया जा सकता था, दूरी का परिमाण बहुत बड़ा था। यदि वह भटक भी जाए तो उसे ढूंढना आसान होगा। सिद्धार्थ को निपटने के बाद राघव ने तय किया कि वह सभी के लिए साधना के दौरान रक्षक बनेगा। साथ ही उसने स्प्लिट द हेवंस की गुप्त धारा को अध्ययन करना आरंभ किया, जो उसे चंद्रमोहन ने सिखाई थी। हालांकि वह स्प्लिट द हेवंस की तीसरी चाल का उपयोग कर सकता था, लेकिन वस्तुतः उसे नहीं लगता था कि बिना दिव्य रून, डिवाइन रून्स को संकेंद्रित किए उसका असर बहुत अधिक है। जब उसने इसे कृष्णा के विरुद्ध प्रयोग किया था, उस समय राघव केवल इसलिए उसे घायल कर पाया क्योंकि कृष्णा लापरवाह रहा। यदि उस समय यही चाल चंद्रमोहन ने प्रयोग की होती तो पूरी तैयारी के बावजूद शायद कृष्णा मर ही जाता। कितने गहन सिद्धांत! प्रत्येक रून अन्य से गहरा संबंध रखता है। क्या इंसान वास्तव में ऐसा कुछ बना सकता है? राघव मन ही मन विस्मित था। उसने अभी केवल पहले 9 रून का अध्ययन शुरू ही किया था, लेकिन हाथों हाथ उनमें निहित गूढ़ सिद्धांतों में आकर्षित हो गया। प्रत्येक रून एक अलग नियम, एक अलग अर्थ दर्शाता था, जहां तक उनके वास्तविक अर्थ की बात थी।
चंद्रमोहन ने सीधे उसे कहा था कि वह ये प्रश्न न पूछे, क्योंकि वह स्वयं भी नहीं जानता। उसने तो बस हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक के बुजुर्ग की शिक्षा के अनुसार साधना की थी। लेकिन जब राघव ने उन दिव्य रूनों को देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो किसी सिद्धांत को समझ रहा है। उसे लगता था मानो वह जानता है कि वे क्या अर्थ रखते हैं, लेकिन गहराई से सोचते ही वो उन्हें स्पष्ट नहीं कर पाता था।